नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि यूपी पीसीएल TG2 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उसको ध्यान में रख करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 5 सेकंड में आंसर बताने का प्रयास करें। तो पहला क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है मैगर। उसका क्या नाम है, मैगर नाम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन सा निम्नलिखित में से एक कारण है सक्रिय DC जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के लिए। क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से एक कारण है सक्रिय DC जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के लिए। तो जैसा कि इसमें 4 ऑप्शन लिखा गया है, आर्मेचर कोर ठीक से परतदार हो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, जनरेटर एक लंबे समय तक के लिए निष्क्रिय रखा है। तीसरा ऑप्शन है, आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम से अधिक है। चौथा ऑप्शन है, गलत ब्रश की स्थिति। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, IS 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज व 3 फेज विभव ट्रांसफार्मर के श्रेणी मान ... होंगे। तो कैसे मान होंगे दोस्तों, IS 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज व 3 फेज विभव ट्रांसफार्मर के श्रेणी मान होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कितने होंगे, हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट से 110 वोल्ट। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देख लीजिए। एक पूर्व प्रवर्धक जिसको जो है प्री एम्पलीफायर कहते हैं होता है, एक क्या होता है। तो ऑप्शन इसका आप लोगों ने देख चुके हैं, तो इसका आंसर हमारा वोल्टता प्रवर्धक हो जाएगा। इसको आपने देख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के समतुल्य सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आकार समान रेटिंग के लिए होगा। तो दोस्तों कैसा होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर के समतुल्य सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आकार समान रेटिंग के लिए होगा। तो कितना गुना होगा दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.5 गुना। 1.5 गुना यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी हैकसॉ ब्लेड के दांत का आकार उसके पिच से सीधे संबंधित होता है। पिच का विवरण कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों पिच का विवरण कैसे दिया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, किसी हैकसॉ ब्लेड के दांत का आकार उसके पिच से सीधे संबंधित होता है। पिच का विवरण कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 25 mm के प्रति लंबाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टील डंडे को ... की भांति कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी स्टील डंडे को ... किसकी भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो किसकी भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसी स्टील डंडे को किसकी भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम राइट दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े, चाकू, इसमें से सभी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IGBT स्टैंडर्ड फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है। IGBT का जो है स्टैंडर्ड फॉर क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या होता है, IGBT का फुल फॉर्म क्या होता है। एकदम राइट मित्रों, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर हमारा आंसर हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है मृदा की उपस्थिति नमी की मात्रा मृदा के प्रतिरोध को क्या करती है? बढ़ाती है, घटाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं? मृदा की उपस्थिति नमी की मात्रा मृदा के प्रतिरोध को क्या करती है? एकदम राइट मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? घटती है। घटती है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट चक्रों की संख्या 6 है। प्राथमिक व द्वितीयक वोल्टेज क्रमशः 240 वोल्ट व 32 वोल्ट है, तो प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली के मध्य चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसको समझाने में समस्या होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखने वाला कोई अभी साधन नहीं है। दोस्तों हम कुछ ही दिनों में लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हम अपना स्टूडियो जो है बना रहे हैं, जहाँ पर हमको टीचिंग कराना है, जहाँ पर हमको पढ़ाना है, स्टूडियो बनवा रहे हैं। तो जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जल्द ही जो है स्टूडियो बना करके आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और जो बच्चे अभी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ना दबाएं, वो लोग बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से किस परिपथ भंजकों को स्थापित करने के लिए न्यूनतम समय लगता है? निम्नलिखित में से किस परिपथ भंजकों को स्थापित करने में न्यूनतम समय लगता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस परिपथ भंजकों को स्थापित करने में न्यूनतम समय लगता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही दोस्तों, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड मतलब ESF6 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 10 kVA का ट्रांसफार्मर खुले परिपथ टेस्ट में 400 वाट व लघु परिपथ टेस्ट में 900 वाट का पावर ले रहा है। 50% के लोड पर कॉपर ह्रास क्या होगा? 50% के लोड पर कॉपर ह्रास क्या होगा? एक 10 kVA का ट्रांसफार्मर खुले परिपथ टेस्ट में 400 वाट व लघु परिपथ टेस्ट में 900 वाट का पावर ले रहा है। 50% के लोड पर कॉपर ह्रास क्या होगा? तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है यदि किसी वाइंडिंग में कॉयल, पोल या फेसों की संख्या 1 हो तो ऐसी वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है यदि किसी वाइंडिंग में कॉयल, पोल या फेसों की संख्या 1 हो तो ऐसी वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर उस वाइंडिंग को किस नाम से जानेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विकेंद्रित बाइंडिंग। विकेंद्रित बाइंडिंग यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस में होती है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है बायोगैस में होती है, तो जैसा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बायोगैस में होती है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही दोस्तों, बायोगैस में कुछ अशुद्धियाँ सहित मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। एकदम सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? मृदा प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है? मृदा प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मृदा प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वह क्या है? एकदम सही दोस्तों, वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है उच्च आवृत्ति के सीमित करने की प्रक्रिया कहलाती है। उच्च आवृत्तियों को सीमित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों? उच्च आवृत्तियों को सीमित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा प्री
उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्री एफेसिस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में सबसे अधिक टर्न होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में सबसे अधिक टर्न होते हैं, जैसे लो वोल्टेज वाइंडिंग पर, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर। वाइंडिंग टर्न की संख्या पर निर्भर नहीं करती, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक टर्न जो होता है वो किस पर होता है? हाई वोल्टेज पर होता है। हाई वोल्टेज पर सबसे अधिक टर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है दिया हुआ हिस्टोन ब्रिज संतुलन होता है जब P बराबर 100 वाट, Q बराबर 1 किलोवाट एवं S बराबर 120 वाट। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन है, मगर ये पहले से कह दिया गया, अर्थात P/Q = R/S। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इसका जो है आंसर आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में 1.2 किलोवाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा डॉट डॉट से उत्पन्न होता है। ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है? ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 में एकदम सही दोस्तों, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से प्रक्रिया, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से प्रक्रिया से यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विद्युत अपघट्ट में उपस्थित अशुद्धियाँ आंतरिक लघु परिपथ पैदा कर सकती है जो कहलाता है। विद्युत अपघट्ट में उपस्थित अशुद्धियाँ आंतरिक लघु परिपथ परिस्थिति पैदा कर सकती हैं जो कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? 20 नंबर में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बीस नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा स्थानीय क्रिया। स्थानीय क्रिया यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होता है। ये दोस्तों स्टार्ट लिखा, स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने से आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होता है। तो इस प्रभाव का दोष क्या है? डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप झटके देखते हैं कि वह झटके से चालू होता है, आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होता है। तो इस प्रभाव का दोष क्या है? ऑप्शन है लाइन वोल्टेज अधिक होना, फील्ड वाइंडिंग में लघु परिपथ है, स्टार्ट का कनेक्ट टर्मिनल पीटेड, पीटेड मतलब गड्ढेदार है। अगला है कार्बन ब्रश का ग्रेड गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टार्ट का कनेक्ट टर्मिनल पीटेड है। पीटेड मतलब गड्ढेदार है, ये चीज़ तो आपको मालूम ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मशीन की चलती हालत में घिसने के कारण एक डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, जिसकी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है। मशीन की चलती हालत में घिसने के कारण एक डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है? तो कितनी लंबाई पर ब्रश को बदल देते हैं? यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम सही दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मूल लंबाई का 2/3 पर। मूल लंबाई का 2/3 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रियोस्टेट संयोजित करने का उद्देश्य है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रियोस्टेट संयोजित करने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रियोस्टेट संयोजित करने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक धारा की घटना जिससे कि प्रारंभिक बलागुण बढ़ जाए, जिससे प्रारंभिक बलागुण बढ़ जाए। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यदि दोषयुक्त स्टार्ट को हटा देने पर प्रतिदीप्त नलिका प्रकाशित हो जाती है तो दोष है। तो कैसा दोष है? यदि दोषयुक्त स्टार्टर को हटा देने पर प्रदीप्त नलिका प्रकाशित हो जाती है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
स्टार्टर में यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोषयुक्त स्टार्टर को हटा देने पर प्रदीप्त नलिका प्रकाशित हो जाती है। यह दोष किस में होता है? स्टार्टर में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है? 250 वोल्ट 1500 वाट की एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 500 डिग्री सेल्सियस पर कार्यरत है के लिए ऊष्मीय तत्व की धारा व प्रतिरोध को परिकलित करें। 250 वोल्ट 1500 वाट की एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 500 डिग्री सेल्सियस पर कार्यरत है के लिए ऊष्मीय तत्व की धारा व प्रतिरोध को परिकलित करें। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 में हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर व 41 से 60 ओम, 41 से 60 ओम, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण है। लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेड एसिड सेल में बकलिंग दोष का कारण क्या है? एकदम सही दोस्तों, ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना। ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सप वाले प्रेरण की मोटर की घूर्णन धारा आवृत्ति निर्भर करती है। सप वाले प्रेरण मोटर की घूर्णन धारा आवृत्ति निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? स्लिप के परिमाण की। स्लिप के परिमाण पर निर्भर करती है। अगला है यूनिवर्सल मोटर चलती है। तो यूनिवर्सल मोटर कैसे चलती है? यूनिवर्सल मोटर चलती है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल मोटर चलती है। क्वेश्चन नंबर 28 में डीसी सप्लाई के साथ उच्च स्पीड पर और कम स्पार्किंग के साथ चलती है। यूनिवर्सल मोटर चलती है तो कैसे चलती है? डीसी सप्लाई के साथ उच्च स्पीड पर और कम स्पार्किंग के साथ चलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किसी विद्युतीय परिपथ में फ्यूज उच्च डॉट परिणाम स्वरूप उड़ जाते हैं। किसी विद्युतीय परिपथ में फ्यूज कब उड़ जाता है? ऑप्शन है किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न वोल्टेज, किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न प्रवाहित धारा, खुले परिपथ द्वारा उत्पन्न वोल्टेज, और चौथा ऑप्शन है किसी खुले परिपथ द्वारा उत्पन्न प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न प्रवाहित धारा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जाँच होनी चाहिए। वाट मीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध डॉट से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा आंसर हो जाएगा 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम यहाँ पर हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको डेली चाहिए तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।